कि जब आपके पिताजी ने स्थापना की थी निषाद पार्टी की, तो उन्होंने सोचा था कि चलिए अभी हम उत्तर प्रदेश में हम सारे निषाद लोगों को, निषाद जाति के जितने भी लोग हैं, हम इन सबको इकट्ठा करेंगे। तो अपकमिंग इलेक्शंस में क्या आप सोचते हैं कि इस बार आप ज़्यादा सीट्स की मांग करेंगे? निश्चित तौर पर जो आपने बोला 37 सीटों पे, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 20 जो सुरक्षित सीटें हैं और 37 निषाद बाहुल्य सीटें हैं। जो निषाद राज जी की है, भगवान श्री रामचंद्र जी की है, गले मिलते हुए प्रतिमा बन चुकी है। निषाद राज पार्क का उद्घाटन हो चुका है, निषाद राज घाट बन चुका है, पर्यटन स्थल घोषित हो चुका है। इतनी तमाम उपलब्धियां हमारी सरकार ने हमारे समाज के लिए, हमारे इतिहास के लिए करने का काम किया। मतलब 29 साल की जो उम्र होती है वो हंसने खेलने की उम्र होती है। मतलब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, घूमते फिरते हैं। 29 साल की उम्र पे आपके कंधों पे इतना भारी भार आ गया था गोरखपुर का, आपने उसको कैसे डील किया उससे? देखिए 29 साल की उम्र में तो मैं लोकसभा सदस्य बना, लेकिन उससे तकरीबन 6 साल पहले से माननीय अध्यक्ष जी के साथ हम लोग काम करते थे। आपका एक ट्वीट था जो मोदी जी ने शेयर किया था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वो ट्वीट किस बारे में था और मोदी जी ने कैसे शेयर किया था, आपको कैसा लगा? जैसे आपने बताया दिनचर्या होती है, हम सुबह निकलते हैं, खाना लेके निकलते हैं, हम खाते भी हैं। मैं मानता हूँ कि वो खाना आपके घर पे बनता होगा, आपकी माता जी बनाती होंगी, आपकी वाइफ बनाती होंगी। मिस करते हैं वाइफ का साथ, मम्मी का साथ? निश्चित तौर पर मिस करते हैं, माता पिता का साथ, बच्चों का, पत्नी का, क्योंकि घर से हमेशा दूर ही रहना होता है। देखिए हमारे हिंदुस्तान में ना दोस्तों एक परसेप्शन है, परसेप्शन ऐसा कि अगर कोई पॉलिटिशियन है, राजनीतिक अच्छी पोस्ट पे पहुंच गया है, तो हम लोग को लगता है नहीं भाई उनके तो मजे मजे ही हैं। लेकिन असलियत इससे बहुत अलग है। आज हम मिलेंगे एक ऐसे इंसान से जो वाकई में युवा पॉलिटिशियन है। ऐसे पॉलिटिशियन नहीं जो लोग अपने आप को युवा कहते हैं, वो युवा पॉलिटिशियन है, योगी आदित्यनाथ की सीट पे जीते हुए हैं। चलिए आज बात करते हैं इंजीनियर प्रवीण निषाद जी से। वेलकम प्रवीण निषाद जी सर, बहुत अच्छा हुआ आज हमारे बीच आप आए। आज आपने हमें समय देने का वादा किया और आपने उस वादे को निभाया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप निषाद समाज से आते हैं, हमारे व्यूअर्स को आप ये बताइए कि निषाद समाज का कैसे हिंदुत्व के साथ जुड़ाव है, इस पार्टी की कब स्थापना हुई, एक जर्नी के बारे में आप बताइए। ये हमारा जो इतिहास रहा है, हमारा इतिहास जो है त्रेता युग से है, भगवान श्री रामचंद्र जी के युग से है। और जो हमारे निषाद राज जी थे, भगवान श्री रामचंद्र जी के आत्म बाल सखा थे महाराजा गुरुराज निषाद जी, और आज भी उनका किला मौजूद है प्रयागराज से 23 किलोमीटर पहले सिंगेरपुर निश्चित थी। और मित्रता का संदेश सबसे पहले उसी धरती से गया था, जब भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर अपार कष्ट पड़ा था, जब उनको राजाज्ञा मिली थी अपने पिताजी के द्वारा कि आपको 14 साल का वनवास देना है। तो सबसे पहले भगवान श्री राम जी अपने मित्र के वहाँ गए थे और मित्र के वहाँ रात्रि विश्राम किया था, और उनके मित्र ने पूरी रात्रि में उनकी सेवा की और सवेरे उनको अपनी नाव से गंगा पार करा तक, चित्रकूट तक अपनी सेना लगाकर उनको भेजने का काम किया था। तो ये जो है हमारा जो इतिहास रहा है, ये वाल्मीकिकृत रामायण में बड़ी स्पष्ट रूप से, क्योंकि रामायण भी कई प्रकार से कई लोगों ने लिख दिए हैं, तो इसलिए थोड़ी भ्रांतियां हैं, लेकिन वाल्मीकिकृत रामायण में पूरी तरीके से हमारे निषाद राज जी का वर्णन वहाँ पर है। और आज भी देखिए पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत देश में, क्या पूरे विश्व में निषाद है। जहाँ भी नदियाँ हैं, जहाँ भी समुद्र है, जहाँ भी नदी ताल घाट है, इन सारे को किनारे जो है बसने वाले जो आबादी है वो निषाद समुदाय की है। चाहे वो हम उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे तमिलनाडु चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, कोस्टल एरिया में चले जाइए, वहाँ भी हमारे निषाद भाई हैं जो उनका मूल पेशा है मछली मारना, जाल फेंकना, समुद्र के अंदर जाकर मछली मारना, ताल के अंदर, नदी के अंदर। तो अपने पेशे की वजह से वो आज भी जाना जाता है। कुछ लोगों के अंदर था कि निषाद जाति कौन सी होती है, लेकिन धन्य है हम सभी लोग कि आज के वर्तमान युग में हमारे वैज्ञानिक नेता, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि से सम्मानित डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के नेतृत्व में जब हम लोगों ने 2013 से काम करना शुरू किया, 13 जनवरी 2013 में हम लोगों ने निषाद राज जी के किले पर संकल्प लिया कि जो इतिहास हमें अब पता चल गया है, जिस किले पर हम लोग आए हुए हैं, इसकी जो जीर्ण और दृढ़ अवस्था है, पूर्ववर्ती सरकारों ने 1 रुपये का भी ईंट लगाने वहाँ पर काम नहीं किया था। लेकिन हम लोग जब अपने किले पर गए तो रोना आ रहा था कि हमारे जो भगवान हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो 2000 सालों का इतिहास रहा है, सरकारों ने उस पर एक कदम भी नहीं उठाया।
और हम लोग जब वहाँ पे कसम खाएं, संकल्प लिया कि अपने निषाद राज्य के इतिहास को हर घर तक पहुँचाना है, विश्व पटल पर लाकर उसको एक जो हमारा पौराणिक इतिहास है उसको दिखाना है। उसी क्रम में हम लोगों ने काम किया और गांव-गांव जाकर जहाँ भी हमारे निषाद समाज के लोग थे, केवट समाज के लोग थे, मल्लाह समाज के लोग थे, जो भी हमारे मछुआरा भाई थे, उनके बीच में जाकर माननीय अध्यक्ष जी के साथ, महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के साथ गांव में जाते थे। तो शुरू में 15-20 लोग मिलते थे, उनको पढ़ाने का काम किया जाता था, पिताजी पढ़ाते थे। फिर ऐसे धीरे धीरे कारवां बढ़ा, तो जब उस गांव में दोबारा मीटिंग लगती थी तो 100-150 हो जाते थे। उनको हम लोग निषाद राज्य का कैलेंडर देते थे, निषाद राज्य का इतिहास देते थे, भारत का प्राचीन इतिहास देते थे कि भाई ये पढ़िए, जो पढ़े लिखे लोग हैं। तो इतिहास को पढ़ते पढ़ते वो कारवां आज देखिए एक बड़े स्वरूप में बदल चुका है कि उत्तर प्रदेश में महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी कैबिनेट मंत्री के रूप में पूरे प्रदेश और देश की सेवा कर रहे हैं। हमारे 11 विधायक हैं, हमारे 3-3 राज्य मंत्री हैं और बोर्ड आयोग में हमारे सदस्य भी हैं। ऐसे तमाम पदों पे जनप्रतिनिधि बन के हमारे निषाद समाज के लोग पूरे समाज की सेवा कर रहे हैं। सुपर, मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपने बताया कि इस पार्टी में माननीय डॉक्टर संजय निषाद सर ने बड़ा ग्राउंड अप काम किया है। ऐसा नहीं किसी को एक जैसे इनहेरिटेड मिल जाता है पारिवारिक की, नहीं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में उन्होंने ग्राउंड अप काम किया, जिसको आप भी आगे लेके जा रहे हैं। यानी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आपने बताया कि पौराणिक कथाओं से ये चीज़ है जो आगे फ्लो होती जा रही है। दैट ब्रिंग्स मी टू अ पॉइंट कि जब आपके पिताजी ने स्थापना की थी निषाद पार्टी की, तो उन्होंने सोचा था कि चलिए अभी हम उत्तर प्रदेश में हम सारे निषाद लोगों को, निषाद जाति के जितने भी लोग हैं, हम इन सबको इकट्ठा करेंगे। मेरा प्रश्न ये है कि आप लोग, मैंने अपनी रिसर्च करी तो मुझे पता लगा कि 37 लोकसभा सीट्स में बहुत अच्छी प्रेजेंस है आप लोगों की। और जब मुझे रिसर्च करी तो मैंने पता लगा, जैसे आपने भी बताया कि अभी 11 विधायक हैं, तो अपकमिंग इलेक्शंस में क्या आप सोचते हैं कि इस बार आप ज़्यादा सीट्स की मांग करेंगे? निश्चित तौर पर जो आपने बोला 37 सीटों पे, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 20 जो सुरक्षित सीटें हैं और 37 निषाद बाहुल्य सीटें हैं। और पहली बार जो मेरी जीत हुई थी गोरखपुर लोकसभा में, जहाँ पे हमारी आबादी तकरीबन 7 से 7.5 लाख बस निषाद वोटर हैं, जिसकी देन थी कि मैं 29 साल की उम्र में लोकतंत्र के सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचकर निषाद समाज की आवाज़ बना। और बहुत तेज़ी के साथ जुड़ा हो रहा है महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी और निषाद पार्टी के साथ निषाद समुदाय बहुत तेज़ी के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि अभी तक उनका कोई मसीहा नहीं था, कोई अगुवा नहीं था। और जिनके पीछे हमारा समाज चला, उन्होंने उनको धोखा देने का काम किया। 30 साल सपा और बसपा का जंगल राज यहाँ पर रहा, 70 साल से कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन इन तीनों सरकारों ने न हमारे पूर्वजों का ध्यान दिया, न हमारे निषाद समाज का ध्यान दिया। उसकी देन थी कि हमारा जो किला था, जो जीर्ण धीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ था, हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया। माननीय नरेंद्र मोदी जी को जब अवगत कराए हम लोग, माननीय अध्यक्ष जी के साथ मैं गया था, तब मैं लोकसभा सदस्य बन चुका था। और माननीय मोदी जी को जब हम लोगों ने कहा कि भाई भगवान श्री रामचंद्र जी का तो अयोध्या धाम बन रहा है, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, और उनके मित्र जो हैं वो आत्मबाल सखा हैं, उनका तो अभी किला टूटा फूटा पड़ा हुआ है। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई देखो, अगर भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनेगा तो निषाद राज्य का भी हम लोग जीर्णोद्धार करेंगे। और आज सरकार की देन है कि वहाँ पर 56 फीट ऊंची प्रतिमा जो निषाद राज्य की है, भगवान श्री रामचंद्र जी की है, गले मिलते हुए प्रतिमा बन चुकी है। निषाद राज पार्क का उद्घाटन हो चुका है, निषाद राज घाट बन चुका है, पर्यटन स्थल घोषित हो चुका है। इतनी तमाम उपलब्धियां हमारी सरकार ने हमारे समाज के लिए, हमारे इतिहास के लिए करने का काम किया। बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि ये आपने बहुत सही बात कही कि एक प्रॉमिसेस करना अपनी कम्युनिटी से, लोग से, और उस प्रॉमिसेस को कंप्लीट करना, बड़ा फर्क होता है। क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इलेक्शन से पहले बोल देती नहीं हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, लेकिन पूरा नहीं करती। लेकिन यहाँ से देखता है कि निषाद कम्युनिटी के लिए आपकी पार्टी निषाद पार्टी, साथ में एनडीए अलायंस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप लोगों ने उस चीज़ को डिलीवर किया, जो कि बहुत ही यूनिक है। बहुत सारे लोग ऐसा करते नहीं हैं। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में इससे कॉन्फिडेंस आएगा निषाद पार्टी के ऊपर, और एनडीए को भी कॉन्फिडेंस आएगा, जो आप ग्राउंड पे बोल रहे हैं आप उसको डिलीवर भी कर रहे हैं। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन है, आपने मेंशन किया 29 साल की उम्र में, मतलब 29 साल की जो उम्र होती है वो हंसने खेलने की उम्र होती है। मतलब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, घूमते फिरते हैं। 29 साल की उम्र पे आपके कंधों पे इतना भारी भार आ गया था
गोरखपुर का, आपने उसको कैसे डील किया उससे? देखिए 29 साल की उम्र में तो मैं लोकसभा सदस्य बना, लेकिन उससे तकरीबन 6 साल पहले से माननीय अध्यक्ष जी के साथ हम लोग काम करते थे। निषाद राज जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का जो हम लोगों ने संकल्प लिया था, तो गोरखपुर समेत बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बनारस, चंदौली, सोनभद्र, जितने भी 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, उन सारे ज़िलों में हम लोग का भ्रमण हुआ। और जितने भी निषाद बाहुल्य गांव हैं, उन सारे गांव में माननीय अध्यक्ष जी के साथ हम लोगों का कार्यक्रम हुआ और तब जाकर एक जुड़ाव हुआ। 29 साल की उम्र क्या, हम लोग 23-24 साल की उम्र में पार्टी और संगठन से जुड़कर माननीय अध्यक्ष जी के साथ काम कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग काम करने, और उस समय युवाओं को जोड़ने का काम माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा हुआ, क्योंकि युवा ही मान के चलिए कि इस देश की रीढ़ है। जिनके साथ युवा है निश्चित ही परिवर्तन होना तय है। तो निषाद पार्टी में आज के दिन में भी लाखों लाख युवा हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी सारे युवा हैं और वो लोग डेली गांव में जाकर कार्यक्रम करते हैं। युवाओं की देन थी कि इस गोरखपुर जैसी जटिल सीट पर भी मैं लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचकर निषाद समाज के ज्वलंतशील मुद्दे को, जो हमारे समाज की मांग है, जो हमें सरकार के द्वारा दिया हुआ आरक्षण था, जो संविधान में हमारा प्रदत्त अधिकार है, 1950 से लिखा हुआ है, वो नहीं मिल पा रहा था। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कई बार मैंने निषाद समाज के उस मझवार आरक्षण के बारे में बोलने का काम किया। और जो सरकारें हैं जो भ्रांतियां फैलाई थीं, जो विसंगतियां थीं, कि कहा जाता है कि इस देश में कई जातियां हैं, तो जातियों में जैसे है कुछ सामान्य वर्ग के हैं, फिर पिछड़ी जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। हम लोग किसी में भी क्लैरिफाइड नहीं थे। उसके बाद घुमंतु, अर्धघुमंतु तमाम जातियां हैं, विमुक्ति जातियां हैं, ये सारी जातियों के कालम हैं और हमारे उपनामों को इन सारी जातियों में डाल दिया गया था। सामान्य वर्ग को छोड़कर पिछड़ी जाति में भी हमारे नाम को जोड़ दिया गया था, अनुसूचित जाति के में भी हमारे नाम को जोड़ दिया गया था, घुमंतु, अर्धघुमंतु और विमुक्ति जाति में भी हमारे केवट मल्लाह के नाम को जोड़ दिया गया था। तो उन 5 सालों में हम लोगों ने सरकार के साथ मिलकर उस विसंगति को दूर करने का काम किया, क्योंकि रिजर्वेशन जो मिला हमारे समाज को, हमारे साथ साथ मिल्कमैन को भी मिला, वो आगे बढ़ गए, लेदरमैन को भी मिला, वो भी आगे बढ़ गया उनका समाज, वाशरमैन को मिला, वो भी आगे बढ़ गया। लेकिन फिशरमैन कम्युनिटी आज भी वहीं पे वहीं धरी की धरी है, समाज के निचले पायदान पर पहुंच गई है। हम लोग सरकार से ही मांग करते हैं और हमेशा निरंतर करते आए हैं कि अगर हमारा जो मछुआरा समाज है, जो फिशरमैन कम्युनिटी है, जिस प्रकार लेदरमैन को मिल गया, वाशरमैन को मिल गया, मिल्कमैन ने भी अपना ले लिया, तो फिशरमैन को भी अगर मिल जाता तो जो गरीबी हमारे समाज में है वो दूर हो जाती, उनको फ्री में शिक्षा मिल जाती, उनको फ्री में रोजगार मिल जाता, वो भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाता। इस पे गहन चिंतन हमारी सरकार कर रही है, एनडीए की सरकार कर रही है। और माननीय मोदी जी का कहना है कि देखो भैया, निषाद जी एकदम प्रेम से बोलते हैं, पिताजी को कहते हैं निषाद जी, और आपकी चिंता बहुत है और करेंगे तो मोदी ही करेंगे, हमारी ही सरकार करेगी। अगर धारा 370 हट सकती है, राम मंदिर बन सकता है, 35 से लागू हो सकता है, तो निश्चित ही आने वाले समय में आपका मझवार आरक्षण भी हम और हमारी सरकार लागू करेगी। तो हमें माननीय मोदी जी पे पूरा विश्वास है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने 2014 से देश को संभाला है, हर जाति हर वर्ग के लोगों को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। और आज भी देख लीजिए, हम लोग एक सामान्य परिवार से आने वाले, हमारे घरों में प्रधानी भी नहीं थी, लेकिन देश के सबसे बड़े भाई, आज के दिन में 150 करोड़ की आबादी हमारे भारत देश की है। 150 करोड़ की आबादी में 543 सांसद होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं। 543 में एक निषाद समाज का बेटा भी अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा था उस लोकसभा में। ये माननीय मोदी जी की देन है, माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी की देन है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। मुझे लगा इस बात पे मैं और मोहर लगाना चाहूँगा, बीइंग अ जनता कमिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश, कि मोदी जी पे तो विश्वास है ही है, लेकिन निषाद समाज को, निषाद पार्टी पे भी उतना ही विश्वास है, क्योंकि जो गठबंधन है एनडीए का और निषाद समाज का, मेरे ख्याल से एक मैसेज देता है कि जो आश्वासन मोदी जी की तरफ से मिला है, जो प्रश्न आप उठा रहे हैं, वो डिलीवर जरूर होंगे। एंड मेरा मानना है कि आने वाले चुनाव में इसका रिजल्ट जरूर दिखाई देगा आपको। लेकिन मेरे क्वेश्चन का जवाब अभी आपने दिया नहीं। 29 साल की उम्र है ना, मतलब
जैसे कि हंसने खेलने की उम्र होती है, घूमने फिरने की उम्र होती है, वो प्रेशर जो होता है कि मुझे जनता के लिए डिलीवर करना है, क्या वो मतलब आप जब रात को सोते होंगे तो आपको लगता हो कि यार कल मुझे सभाएं करनी है, क्या मैं परिवार के साथ रह पाऊंगा नहीं रह पाऊंगा। जैसे मैंने शुरुआत में कही, एक पॉलिटिशियन को बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं जो लोग नहीं जानते। लोगों को लिखता कि बस मलाई है, नहीं, उस मलाई को मलाई बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सड़कों पे उतरना पड़ता है, धूप में तपना पड़ता है, बारिश में भीगना पड़ता है, चाहे तबीयत खराब हो चाहे नहीं खराब हो, जनता के बीच जाना पड़ता है। कितना मुश्किल था आपके लिए? निश्चित तौर पर एक ये जो लड़ाई है ये सम्मान की लड़ाई है। तो सम्मान की लड़ाई में न उम्र देखा जाता है न थकान देखी जाती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियां होती हैं। उस जिम्मेदारी के तहत हम लोग घर से निकलते हैं कि अगर हम लोग अपने परिवार में अच्छे से खा पी रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं, तो हमारी जो जनता है, हमारा जो समाज है, वो भी अच्छे से खाए पिए अपने परिवार के साथ रहे। हमारी समाज की बहुतायत संख्या जो है आज के दिन में रोजगार के लिए अपने घरों से दूर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता मजदूरी करने के लिए निकलती है। दिल का मतलब जो परिवार होते हैं, माँ बाप होते हैं, उनके कलेजे का टुकड़ा जो होता है, उनका बेटा जो होता है, वो परिवार को पालने के लिए कैसे हमारा घर चले, उसके लिए वो दूर दराज क्षेत्रों में मतलब चेन्नई तक, कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, वहाँ पर जाके वो काम करता है, नौकरी करता है, ठेकेदारी करता है। तो जब हमारे समाज का इतनी बहुतायत संख्या वाले लोग जाके, तो हम भी अपने घरों में, हमारे बच्चे भी हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी पत्नी भी, हमारा परिवार भी है। तो परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ इनसे बड़ी जिम्मेदारी जो हमारे ऊपर जनता की है, जिन्होंने हमें अपना मत देकर एक जिम्मेदारी दी, और उन सारे जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए हम लोग काम करते हैं। और हम लोग ये सब चीज़ें अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे पिताजी हैं, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हैं, उनसे सीखा है। और वो तो 24 घंटे में 18-19 घंटे काम करते हैं, मात्र 3-4 घंटे सोते हैं। हम लोग तो चलिए 2-4-5 दिन, 1 हफ्ते काम करने के बाद 1-2 दिन रेस्ट भी ले लेते हैं, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी लगातार 2013 से और आज तक 13 साल हो गया, लगातार वो काम करते हैं। उनकी जिम्मेदारियों ने और समाज की जिम्मेदारियों ने हम लोग को ऐसा बांध के रखा है कि हम लोग खाना भी समाज के बीच में, जनता के बीच में करते हैं, उनके बीच में उनके सुख दुख के साथी हम लोग बनते हैं। तब जाकर आप देख पा रहे हो कि इतनी बड़ी आबादी जो 18.75% की आबादी है उत्तर प्रदेश में निषाद समाज की, वो हमारे साथ जुड़ी है। और हम लोग का ये कारवां 2013 में शुरू हुआ था संगठन के रूप में, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद हम लोग बनाकर पहले अपने समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया गया था। फिर 16 अगस्त 2016 में निषाद पार्टी की स्थापना हुई, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी, जो हमारे पार्टी का पूरा नाम है। 16 अगस्त 2016 में हम लोगों ने स्थापना करके 2017 में पहला चुनाव लड़ाया विधानसभा का, उसमें हमारे 1 विधायक जीते। तो हमारा जो खाता खुला, तो 2017 में हमारा खाता खुला, विधानसभा में हमारा एक कमरा, एक ऑफिस मिला सरकारी। तब हमें लगा कि वास्तव में अगर समाज का भला करना हो तो ये विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा से हो सकता है, सरकार के साथ रहकर हो सकता है, सरकार से दूर होकर नहीं रह सकता। बिल्कुल। तो 2017 में हम लोग का 1 विधायक जीत कर पहुँचे। फिर हमारे समाज के लोग और मजबूती से काम करने की, भाई देखिए संविधान हमें सब कुछ देता है, संविधान के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने सपने को साकार कर लेंगे। 2022 का चुनाव हुआ तो 1 से हम लोग 11 पहुँचे। अब 2027 का जो लक्ष्य है कि हम लोग 1 से 11 पहुँचे, तो 11 से 111 पहुँचकर सरकार के साथ रहकर अपने समाज के उस खोए हुए मान सम्मान स्वाभिमान को, रोटी कपड़ा मकान को, शिक्षा चिकित्सा और राजनीति में हिस्सेदारी दिलाने का निषाद पार्टी काम करेगी। बहुत खूब, बहुत खूब। मतलब सोचने वाली बात है, 1 से 11 मतलब 10 टाइम्स आपका जो ग्रोथ पाथ है 10 टाइम्स हुआ एक ही इलेक्शन के गैप में। और मैं चाहता हूँ व्यूअर्स ना, ये आंसर आप ज़रूर सुनिएगा कि 29 साल की उम्र में किसी की इतनी मैच्योर्ड थॉट प्रोसेस हो तो सोचिए वो कितनी दूर तक जाएगा। और मैं चाहता हूँ हमारे देश के और पॉलिटिशियंस की भी थॉट प्रोसेस यही होनी चाहिए, अपने घर के बारे में ना सोच के उस बड़े घर के बारे में सोच रहे हैं जो पूरा इनका समाज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप घर से निकलते हैं सुबह, है ना, आप अपना नाश्ता वास्ता करके निकलते होंगे, और एक राजनीतिक का जो दिनचर्या होती है कि आपको जगह जगह जाना पड़ता है, कभी कभी 24 घंटे सड़कों पर रहना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है। इसमें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत होते हैं। और
मतलब ये सरकार के द्वारा दिया गया है कि आप चिकित्सा करा सकते हैं, नहीं करा सकते, लेकिन आप हेल्थ को अपने कैसे मेंटेन रखते हैं कि मतलब, क्योंकि हेल्थ का ध्यान अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तो आप समाज का ध्यान रख पाएंगे, है ना। तो एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे लोगों को कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना ज़रूरी है अपने आप को मेंटेन रखना? निश्चित तौर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जीने के लिए स्वास्थ्य बहुत ही ज़रूरी है, स्वस्थ रहना, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और आप तब सही से सोच सकते हैं, आपकी विचारधारा सही हो सकती है। तो दिन भर की जो दैनिक प्रतिक्रियाएं हैं उन सब चीज़ों में हम लोग के जो खान पान का था वो थोड़ा डिस्टर्ब चलता रहता है। उसकी वजह से मेरी खुद ही एक दो बार तबीयत ख़राब हुई है, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने समझा सभी के गाइडेंस में, डॉक्टरों के, कि भाई सबसे पहले अपना स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो समाज की जिम्मेदारियों को भी हम सही से चला लेंगे। तो स्वास्थ्य ठीक करने के लिए खान पान पे हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। घर से बना हुआ खाना जो मिला, नहीं तो अगर नहीं हुआ तो फिर किसी के घर पे खाना बनवा लेते हैं, नहीं तो घर से ही टिफ़िन पैक होके गाड़ी में रखा रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि टिफ़िन रखा हुआ है गाड़ी में, हम लोग खा नहीं पाते हैं। पिताजी के साथ भी ऐसा ही होता है, उनका तो छूट ही जाता है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी जो है वो अपने डाइट के बड़े सख्त हैं। वो उनको समय से फल चाहिए, उनको समय से टिफ़िन चाहिए, नहीं मिलता है तो सबको डांटते भी हैं कि हमारा सामान कहाँ गया, हमारा खाने का सामान कहाँ गया। तो वो चीज़ें थोड़ी सी अब हम लोग के रूटीन में आ गई हैं कि सुबह ब्रेकफास्ट करके निकले हैं तो लंच टाइम पे कर लिया जाए, शाम का चाय और जो है बिस्किट शाम को, फिर रात का भोजन। तो सब कुछ अब एक प्रॉपर वे में चल रहा है, जिससे कि अगर हम लोग स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, हमारे जनप्रतिनिधि स्वस्थ रहेंगे, तो निश्चित ही हमारा समाज भी स्वस्थ रहेगा। उनके अंदर भी वो विचार विकसित करेगा जिससे समाज का भला हो जाए। बिल्कुल, बहुत उम्दा। अब मैं आता हूँ अपने दूसरे क्वेश्चन पे, जो मुझे लगता है आज हम न्यू एज पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे जेनजीज, मिलेनियल्स आ रहे हैं। आप लोग ने ऑन ग्राउंड काम किया, ग्राउंड अप वर्क किया, लोगों को जोड़ा, उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में बहुत अच्छे से जोड़ा। अब आपके गोइंग फॉरवर्ड क्या प्लान्स है? क्या आपके प्लान्स है कि हमको एक पूरे इंडिया लेवल पे अपनी पार्टी लेके जानी है? कैसे लोगों को जोड़ना है? क्या ग्रोथ प्लान है? क्या आप सोशल मीडिया की तरफ बढ़ेंगे या आप पर्सनली जाके लोगों से मिलेंगे? क्या ग्रोथ प्लान है आपका? देखिए, सोशल मीडिया एक सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन काम तो आपको करना पड़ेगा, धरातल पर जाना पड़ेगा, जनता के बीच में आपको जाना पड़ेगा, उनके बीच पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि ये समाज का दर्द है। जब तक हम समाज के बीच में नहीं रहेंगे तो उनके दर्द की आपको अनुभूति नहीं होगी। आप सुख में पहुँचे न पहुँचे, लेकिन उनके दुख में तो ज़रूर पहुँचिए। आपको उनके सुख और दुख की जब चिंता रहेगी तब जाके आप काम कर पाएंगे, तब आप अडिग रहेंगे उनके समाज सेवा करने के लिए। आज जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, रील्स हो, तो ये बहुत सपोर्टिव है आज के दिन में। और हम लोग की पार्टी का प्रचार प्रसार भी इसी प्लेटफॉर्म पे होता है। प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सारे लोग हमारे सहयोगी हैं। मोस्ट जितने भी चैनल्स हैं या जितने भी हमारे भाई हैं, हमारे युवा साथी हैं जो हमारा, और हम लोगों ने एक अलग से आईटी सेल की स्थापना की है अपने पार्टी में। उसके प्रदेश अध्यक्ष, उनके जिलाध्यक्ष हैं, हर जिलों में हमारे आईटी सेल के जिलाध्यक्ष हैं। और ये सपोर्ट सिस्टम के साथ साथ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप अभी बता रहे थे जैन जी, वो हमारे युवा साथियों को मैं बताना चाहता हूँ कि वो लोग जो शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं, कि वो दूसरे व्यक्ति के सक्सेस को देख के उनके पीछे की हिस्ट्री नहीं देखते हैं, उसके पीछे की हिस्ट्री और हिस्टोरी को नहीं देखते हैं, उनकी कहानियाँ नहीं देखते हैं कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया, यहाँ तक पहुँचे। वो देख लेते हैं कि भाई ये देखिए, मैं आप ही का नाम कोट करता हूँ कि ऋषभ भाई हैं, इतने फेमस हो गए, इनके फॉलोअर इतने बढ़ गए, कैसे ये कर रहे होंगे। तो वो शॉर्टकट का तरीका अपनाना चाहते हैं। उस शॉर्टकट के तरीके में वो कब वो क्राइम के नज़दीक पहुँच जाते हैं उनको पता नहीं चलता है। तो ये चीज़ें बेसिकली हमारे युवाओं के अंदर है कि सफलता जो मिलती है वो संघर्षों से बस मिलती है, बाकी और कोई शॉर्टकट का रास्ता नहीं है। तो ये संदेश है हमारे युवा साथियों के लिए कि अगर राजनीति में भी आना है तो उसके लिए वो जो संघर्ष का रास्ता है वो आपको चुनना पड़ेगा। ये कोई विरासत में नहीं मिलती है। बिल्कुल, विरासत कभी भी सियासत को तय नहीं करती है। बहुत बढ़िया। तो विरासत में मिलने वाली चीज़ें जो मिलती है वो सब कोर्ट कचहरी से आपके जो ज़मीन है जायदाद है, ये सब मिलने वाली चीज़ें हैं। लेकिन जो सम्मान राजनीति का है, जो पावर, जो शक्ति जो राजनीति में, इसको पहचानना होगा युवाओं को। आज संविधान
के बताए हुए रास्ते पर पूरा देश चल रहा है। और संविधान में सभी के लिए हिस्सा लिखा हुआ है, चाहे हमारे वो युवा साथी हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे वयो वृद्ध बुजुर्ग हों, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे सारे लोगों के लिए, मतलब इवन दैट की जो हमारे पेट्स हैं उनके लिए भी कानून बना हुआ है उस संविधान में। तो संविधान को पढ़ने का काम करें, संविधान को समझने का काम करें, तब जाकर जो उनका सपना है वो साकार होगा, वो लोग भी राजनीति में सफल हो जाएंगे। बहुत सही बात बोली। और मैंने ओपनिंग स्पीच भी ये दी थी कि रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पे जो आपको 30 सेकंड में या 1 मिनट में दिखता है, हो सकता है वो सच ना हो, उसके पीछे समझिए। और इसलिए मैंने कहा कि एक राजनीतिक को देखना कि नहीं उनके पास सब कुछ है बहुत आसान है, लेकिन वो कैसे पहुंचे हैं, क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे को एक वाक़या याद आता है सांसद जी कि आपका एक ट्वीट था जो मोदी जी ने शेयर किया था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वो ट्वीट किस बारे में था और मोदी जी ने कैसे शेयर किया था, आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा था मुझे। और जो मैं सुबह उठा भी नहीं था कि तुम 100-150 कॉल्स थी मेरे पे, मिस कॉल्स थी, तो हमारे मित्र सभी सांसद जी हैं तो उनका भी था। तो मैंने जब फ़ोन किया उनको, कहने भाई देखो यार तुम्हारा तो माननीय मोदी जी ने रीट्वीट किया है आपके पोस्ट को। तो हमने कहा अरे देखते हैं हम भी। तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को, अपनी सरकार को एक पत्र लिखा था जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें बनती हैं। अच्छा। तो हमारी एक सड़क बनकर तैयार हुई थी और जिसका लोकार्पण हम लोग को करना था। तो उसका एक वीडियो हमारी आईटी टीम ने बनाई थी, ड्रोन से बनाया था कि सड़क अगर बन गई तो इससे क्या फ़ायदे हैं, हमारे जनता को क्या लाभ है। सड़क से हम अपने स्वास्थ्य केंद्र पर जल्दी पहुंच सकते हैं, अपने ऑफिस जल्दी पहुंच सकते हैं, बैंक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, अगर किसी को कोई दुर्घटना हुई तो हॉस्पिटल बहुत जल्दी, प्राइवेट हॉस्पिटल, अपने शहर को नज़दीक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। पहले ग्रामीण की दूर दराज सड़कें जो थी वो टूटी फूटी रहती थी और शहर पहुंचने में 1 घंटे लग जाता था, 20 किलोमीटर की यात्रा 1 घंटे में होती थी। लेकिन धन्यवाद देना चाहेंगे हम माननीय मोदी जी को और अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि गाँव से गाँव एकदम दूर दराज क्षेत्रों में भी सड़कों को बनाकर जनता को समर्पित किया, जिससे वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बड़े आसानी से जीने का काम कर रहा है। तो उस वीडियो में सारे चीज़ का समायोजन करके हमारे जो आईटी टीम ने बनाकर डाला था, उनको मोदी जी ने बड़ा पसंद किया कि भाई सड़क तो सड़क, इसके साथ साथ स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार के साथ भी इन्होंने जो एक नया इनोवेटिव आइडिया था। और माननीय मोदी जी ने पूरे उसमें जो हम लोग की मीटिंग्स होती हैं हर मंगलवार को सारे सांसदों के साथ, उस मीटिंग में भी हमारा नाम कोट करके बताया था कि देखिए प्रवीण जी ने ऐसा वीडियो, आप लोग भी सोशल मीडिया पे ऐसे सरकार के जो भी कार्य हैं उनको प्रचारित प्रसारित करने का काम करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात थी उस समय। बहुत बढ़िया। तो मतलब कह सकते हैं हम सोशल मीडिया प्रो भी हैं, एकदम, है ना, सोशल मीडिया लैगिंग में नहीं है। और इस पे ना मुझे एक न्यूज़ चैनल नहीं, मैं ऐसे कहूँगा एक चैनल की बात याद आती है, रिश्ता वही सोच नहीं। मतलब आप लोग ने एक नया पर्सपेक्टिव दिया जो एक्चुअली पर्सपेक्टिव था, लेकिन उस पर्सपेक्टिव को लोग देखते नहीं है। सिर्फ रोड बनना इज नॉट दी एंड, रोड बनने के बाद क्या फ़ायदे मिलते हैं जनता को, वो बताना जनता को बहुत ज़रूरी है। वो आपने बहुत अच्छा किया। अब मेरा सवाल है 1 से 11 से कितने? हम लोग का तो लक्ष्य 1 से 11 पहुँचे, 11 से 111 तक। 111 तक पार्टी काम कर रही है अभी भी। चलिए, एक सवाल है जो मेरे मन में ना उठ रहा है बार बार, तो मैं आपको बीच में इंटरजेक्ट नहीं करना चाहता था। सवाल ये है कि आपकी कुछ मांगे रही होंगी निषाद समाज के लिए सरकार से, तो ऐसी कौन सी मांगे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप बताएं अपने व्यूअर्स को, हमारे व्यूअर्स को, कि कौन सी ऐसी मांगे थी जो पूरी हो गई और कौन सी ऐसी मांगे हैं अभी भी जो अंडर कंसिडरेशन है। आज के दिन में मिल्कमैन को, लेदरमैन को और वाशरमैन को उनका हिस्सा मिल गया, उनको रिजर्वेशन मिल गया, लेकिन फिशरमैन का हिस्सा अभी तक अधूरा है। ये जो हिस्सा हमारा संविधान में लिखा हुआ है, अगर फिशरमैन कम्युनिटी को भी मिल जाता है तो ये भी सरकारी नौकरी, फ्री में शिक्षा, ये रोज़गार से जुड़ जाएंगे, सरकारी योजनाओं से जुड़ जाएंगे। इतना भारी भरकम बजट जो इनके लिए लागू होता है, आता है, ये इनके ऊपर लागू हो जाएगा, तो ये लोग भी अपने परिवार से मजबूत हो जाएंगे। जैसे आपने बताया दिनचर्या होती है, हम सुबह निकलते हैं, खाना लेके निकलते हैं, हम खाते भी हैं। मैं मानता हूँ कि वो खाना आपके घर पे बनता होगा, आपकी माताजी बनाती होंगी, आपकी वाइफ बनाती होंगी, उनका प्यार दिन भर आपके साथ रहता है खाने के तौर पे। मिस करते हैं वाइफ का साथ, मम्मी का साथ? निश्चित तौर पर मिस करते ही हैं, माता पिता का साथ, बच्चों का, पत्नी का, क्योंकि घर से हमेशा दूर ही रहना होता है।
और हम लोग का जो कार्य क्षेत्र है ये बड़ा लंबा है। और अगर पूरे भारत देश में निषाद आबादी है तो पूरे भारत देश में हमें काम करना पड़ता है। तो कभी तमिलनाडु, कभी चेन्नई, कभी आसाम, कभी छत्तीसगढ़, कभी बिहार, कभी झारखंड, इन सारे स्टेट्स में भी हमारे निषाद कम्युनिटी के लोग हैं, तो वहाँ भी हमारे पदाधिकारी हैं, वहाँ जाना रहना होता है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हमारा रहना होता है, वहीं पे खाना, वहीं पे सोना। अब तो सुविधाएं मिल गई हैं कि सरकार के द्वारा गेस्ट हाउस उपलब्ध हो जा रहे हैं, लेकिन पहले जब हम लोग शुरुआती दौर में थे तो गेस्ट हाउस तो बहुत दूर की बात है। बहुत रिक्वेस्ट करने में किसी कार्यकर्ता के घर खाना बन जाता था, वहीं पर सोना रहता था। तो कम साधन संसाधन में अगर देखा जाए तो कम साधन संसाधन में निषाद पार्टी ने अपनी क्षमता से कम 100 गुना काम किया है। जो शिक्षा का स्तर हमारे समाज में है, जो धन का अभाव हमारे समाज में है, हमारे परिवार जो है वो बड़े अभाव में जीते हैं, 2 जून की रोटी कैसे उन्हें मिले इसकी चिंता उसके परिवार के मुखिया को होती है। इन सबको दरकिनार रखकर समाज ने निषाद पार्टी का साथ दिया। शुरुआत में तो अपना गेहूं और चावल बेच के चंदा इकट्ठा करके अपने झंडे को खरीद कर अपने घर पे लगाने का काम करता था, दीवालों पे लिखने का काम करता था, निषाद पार्टी जिंदाबाद, माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, जय निषाद राज। ये सारे कार्य हम लोग के आंखों के सामने, और हम लोगों ने भी उन्हीं के साथ ये काम किए हैं। तो हमारा एक परिवार वो भी है, समाज हमारा एक परिवार है, और समाज के बीच में रहकर, चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे हमारे बच्चे हों, माता पिता हो, माता जी हमारी, अगर हम लोग 3 बजे भोर में भी आए तो वो तब तक जगी रहती हैं और पूछती हैं कि खाना वाना खेले आड़ा कि ना खेले आटा। तो नहीं, अगर बोल दिया गया तो तुरंत तो खिचड़ी उचड़ी बना के हम लोग को खिलाने का काम। और हम ही नहीं, पार्टी के जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, आज के दिन में तकरीबन 3000 से अधिक फुल टाइमर हमारे हैं, जो अपने घरों को छोड़कर समाज के बीच में हैं, निषाद समाज के गाँव में रहकर वहीं खाते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं पढ़ाते हैं उनको, क्योंकि उनको राजनीतिक शिक्षा देना जरूरी है। सामाजिक शिक्षा और राजनीतिक शिक्षा उनको देना जरूरी है कि कैसे उनके अधिकारों का हनन हुआ है, सपा और बसपा ने कैसे उनको गरीब बनाकर रखा है, और 5 साल में बस वोट लेने का काम किया। पहले भी वोट देते थे, आज भी वोट देते हैं। पहले वोट देते थे तो हमें गरीबी और अशिक्षा मिलती थी, आज वोट दे रहे हैं तो हमें हिस्सा मिल रहा है। हिस्से के रूप में हमारा निषाद राज का किला बन रहा है, हमारा मत्स्य मंत्रालय बढ़ रहा है। 70 साल में 3000 करोड़ रुपया कांग्रेस की सरकार ने अलॉट किया था। पहली बार माननीय मोदी जी ने अलग मंत्रालय बनाया और उस मंत्रालय को 20,000 करोड़ रुपया एक ही बार में दिया कि हमारे मछुआरों का भला हो। अब हमारे मछुआरे उत्तर प्रदेश के वो बिजनेस से, व्यापार से जुड़ गए। अगर कोई व्यापार हमारा मछुआ कर रहा है, हमारा निषाद भाई कर रहा है, तो उनको अलग से सब्सिडी देने का काम, एक ही योजना में 7.5 करोड़ रुपया देने का प्राविधान हमारे विभाग में है। अगर कोई गरीब है, उसके घर में बच्चों को पढ़ाने का पैसा नहीं है, तो हमारा एक विभाग मत्स्य मंत्रालय जो है उनको शिक्षा के लिए 50,000 रुपया देता है, उस शिक्षा के लिए देता है। घर में बिटिया की शादी है, उसकी शादी के लिए अगर किसी की दुर्घटना हो गई, दुर्घटना बीमा करा के उसको पैसा देने का काम करता है। इन योजनाओं से जोड़कर समाज बड़ा मजबूत हो रहा है आज के दिन में। और अपनी लड़ाई, पहले तो अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पाता था, इतना वो डरा हुआ रहता था सरकार से, सरकार के नामुमकिन से, कि वो अपनी आवाज़ भी नहीं। आज तो अपने हिस्से के लिए वो बोलना सीख गया है, घर से निकलना सीख गया है, अपने दुश्मन को पहचान गया है, लड़ना सीख गया है। अभी आप किसी भी निषाद पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से बात कर लीजिए कि जिस प्रकार मैं बोल रहा हूँ उसी प्रकार वो भी आपसे बात करेगा। इतना ज्ञान माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने निषाद समाज के लोगों को दे दिया है कि पूरे प्रदेश में अगर कहीं भी किसी के साथ अत्याचार अन्याय होता है तो निषाद पार्टी और निषाद समाज आगे आकर उसको न्याय दिलाने का काम करता है। बहुत बढ़िया। एक पर्सनल क्वेश्चन थोड़ा मैं पूछना चाहूँगा। देखिए, घर के बाहर सांसद हैं, मंत्री हैं, घर के अंदर वाइफ के लिए, मम्मी के लिए तो बेटा ही होता है। डांट पड़ती है आपके घर पे? निश्चित तौर पर अभी भी डर है, हम तो बेटे ही हैं। माता पिता के लिए भले हम लोग अपना उम्र गिनते हैं, भाई 38 साल हो गई, 40 साल हो गई, लेकिन माँ बाप के लिए तो बच्चे ही हैं अभी भी। अब हम लोग कितने भी बड़े हो जाएं, उनके लिए जब तक हैं वो लोग, उनका आशीर्वाद जरूरी है, चाहे वो डांट के स्वरूप में मिले, प्यार के स्वरूप में मिले। और आज के दिन में हमारा संयुक्त परिवार है, 3 भाई हैं हम लोग, हमारी एक बहन है, सबकी शादियां हो चुकी हैं और संयुक्त परिवार है। गोरखपुर में हम लोग रहते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं। बच्चे हमारे लखनऊ पढ़ते हैं। और इन सब की कमी तो कभी गोरखपुर आना होता है, कभी
लखनऊ रहना होता है, कभी दिल्ली रहना होता है। हमारा क्षेत्र में भी आवास है, खैलाबाद, अभी चौरी चौरा में भी आवास बन गया है। तो हर जगह पे रहकर जहाँ पे भी उपलब्धता रहती है, लेकिन याद तो आती ही है बच्चों की, पत्नी की, माँ और पिताजी की। पिताजी से तो बात होती जाती है क्योंकि वो राजनीति रूप से उनके सलाह लेने पड़ते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेना पड़ता है। और माता ओता जी तो गांव घर में रहती हैं, तो उन लोगों से भोजन वक्त ही मुलाकात होती है, बात हो पाती है। बहुत बढ़िया। आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई आसान नहीं होती क्योंकि मैं भी उसी बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैं समझता हूँ। इंजीनियरिंग से बेसिकली सबका एक थॉट प्रोसेस होता है कि भैया मेरे को अब कॉर्पोरेट जॉब करनी है, अच्छा पैसा कमाना है। इंजीनियरिंग से पॉलिटिकल जंप कैसे, क्या सोचा आपने? वो ट्रांजिशन कितना आसान था, कितना मुश्किल था? क्योंकि हम जब इंजीनियरिंग ज्वाइन करते हैं, हम सबके दिमाग में यही होता है कि भाई एक अच्छी सी जॉब पकड़नी है, दोस्त लोग भी जाते हैं। तो वो एक धारा से हट के दूसरी धारा में जाना, वो ट्रांजिशन जो था, कितना आसान था, कितना मुश्किल था, और वो क्यों लिया? आसान तो नहीं था। और हम अपने परिवार का, जो हमारे जितने भी नात रिश्तेदार हैं, और उन सब के बीच में मैं एक पिताजी के बाद, पिताजी क्योंकि डॉक्टर हैं, और दूसरा ऐसा व्यक्ति था, और एक हमारी बुआ जी हैं वो टीचर हैं, और एक हमारे भैया हैं डॉक्टर। तो इन 3 लोगों के बाद चौथा व्यक्ति था कि जो उच्च शिक्षा के लिए अपने घर से दूर ग्रेटर नोएडा आके बीटेक की पढ़ाई किया। और हम लोग जो हिंदी मीडियम के होते हैं ना, यूपी बोर्ड के कॉलेज, एमजी इंटर कॉलेज है, तो एमजी इंटर कॉलेज से निकल कर और ग्रेटर नोएडा के इंग्लिश मीडियम के एनआईटी कॉलेज में पढ़ना, ये सबसे बड़े एक टफ टास्क था, क्योंकि हम लोग सारी पढ़ाई हिंदी में किए थे, यहाँ पर सारा किताब इंग्लिश में आ गया। लेकिन फिर भी हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई कर कर बड़ा मेहनत करना पड़ा, उस डिग्री को लिया गया, और नौकरी भी की है, ऐसा नहीं है। हमने पहली जॉब की, गए हम लोग राजस्थान के अलवर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हमारे अंकल जी की फैक्ट्री, तो उसमें भी संघर्ष था, नौकरी नहीं मिली थी, डिग्री कंप्लीट हो गई। और माता पिताजी को जो सपना था कि बेटा पढ़ेगा फिर कमाएगा तो हम लोग का एक आधार बनेगा मजबूत परिवार को चलाने के लिए, तब कोई राजनीति से नहीं जुड़ा था। 2010 की बात थी। पिताजी थोड़ा बहुत रहते थे, वो बामसेफ का संगठन चलाते थे, अपना सामाजिक जीवन जीते थे, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं था। 2010 में जब नौकरी किया हमने, नौकरी करके जब घर जाते थे या रिश्तेदारी में जाते थे, तो देखते थे कि भाई बड़ी गरीबी है हमारे। हम लोग भी गरीबी से ही निकले थे, लेकिन उनकी भी गरीबी को देख के बड़ी पीड़ा होती थी। तो गाड़ी खड़ी है लेकिन तेल भराने का पैसा नहीं है, किसी तरीके से चल रहा है परिवार। तो एक हम लोगों ने सोचा कि अब व्यापार से जुड़ा जाए और व्यापार करके सबका भला किया जाए। तो हमारे मन में आया कि हम लोग, उस समय भी सब्सिडी थी राइस मिल खोलने का। तो मैंने कई प्रत्यावेदन डाले गोरखपुर में, पिताजी से भी फ़ोन कराया, सब कुछ किया, लेकिन वो फाइल पास नहीं हुई। और वो फाइल पास भी नहीं हुई, उसके बाद हमारा एक छोटा सा कॉलेज चलता था पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का। अच्छा। और उस समय जो है वो बसपा की सरकार थी, तो वो फाइल भी नहीं पास हुई, और उसके जद में हमारे पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को भी बंद करने का प्रशासन ने निर्णय ले लिया। तो हम लोग को समझ में आया, और पिताजी को आखिरकार समझ में आया कि राजनीति ही सब कुछ देती है। पॉलिटिकल पावर इज़ मोर देन गॉड पावर, एक उनका लेख है पिताजी का कि पॉलिटिकल पावर इज़ मोर देन गॉड पावर, कि पॉलिटिकल पावर में क्षमता होती है हर काम करने की। अगर हमारी सरकार होती तो ये दोनों फाइलें नहीं रुकती और हमारा ये कॉलेज नहीं बंद होता। तब हम लोगों ने निर्णय लिया कि अपने समाज को जोड़कर, और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, अपने नात रिश्तेदार को छोड़िए, अगर इटावा में भी रहने वाला हमारा निषाद भाई है, आगरा में भी रहने वाला हमारा निषाद भाई है, तो अपने उस कलम की ताकत से उसका हम लोग भला कर लें। तो 13 जनवरी 2013 को ये संकल्प लेके, और आज 2026 चल रहा है, उस संकल्प को पूरा करके माननीय मंत्री जी के हाथ में वो ताकत है, उनके पास मत्स्य मंत्रालय है, कि किसी भी व्यक्ति को जो निषाद समाज से जुड़ा है या अदर कास्ट का भी है, उसको अपनी कलम से उसको न्याय दिलाने का काम करते, उसको रोजगार से जोड़ने का काम करते। अब हमें चिंता नहीं होती है कि अगर हमारा भाई है या हमारा रिश्तेदार है या हमारा सहयोगी, हमारा कार्यकर्ता है, उसके घर का चूल्हा कैसे जलेगा। अगर हमारे पार्टी का कार्यकर्ता वो घर से दूर दराज होके सहारनपुर मुरादाबाद जाके वो काम कर रहा है पार्टी का,
तो उसके परिवार की चिंता हमारी पार्टी को होती है, महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी की होती है। उनके घरों में सरकारी योजना का लाभ देकर उनके परिवार को मजबूत किया जाता है, ताकि हमारा साथी जो है वो बेफिक्र होकर निषाद पार्टी का काम करे। इन सारी योजनाओं से जोड़कर हम लोग उनको रोजगार में संबल बनाने का काम करते हैं। बहुत बढ़िया। जैसे 13 जनवरी 2013 को आप लोग ने संकल्प लिया, आपके पिताजी ने संकल्प लिया कि अब निषाद समाज को आगे लेके जाना है और इसको पॉलिटिकली भी हमें साउंड करना है। क्या इससे पहले भी कोई लोग थे, लीडरशिप थी निषाद समाज की? निश्चित तौर पर हमारे कई नेता थे। जस्ट लाइक हमारे गोरखपुर की धरती से जमुना निषाद जी थे, महेंद्र सिंह राजपूत जी थे, धनीराम वर्मा जी थे, फूलन देवी जैसी ताकतवर महिला नेता हमारे समाज की थी। लेकिन इन सारी नेताओं की हत्या करा दी गई। ओह। समाज जैसे ही मजबूत हुआ, समाज इनके पीछे चलने का जैसे ही काम किया, समाज का कारवां इनके पीछे जैसे ही भीड़ के रूप में आगे बढ़ा, तो इनकी सारे लोगों की हत्याएं करा दी गई। एक सोचने का विषय हम लोग का है कि जितने भी नेता हमारे समाज में आगे बढ़े, उनकी हत्या क्यों करा दी गई। तो माननीय अध्यक्ष जी ने ये विचार किया कि इनके पास कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ये लोग दूसरे पार्टी में थे, कोई सपा में था, कोई कांग्रेस में था, कोई बसपा में था। इसलिए जब ये ताकतवर हुए तो इनकी हत्याएं करा दी गई। तो हम लोगों ने पहले ही संकल्प ले लिया कि हमें अपना संगठन बनाना है, अपनी पार्टी बनानी है और अपनी पार्टी में मजबूती देनी है, ना कि दूसरे की मजबूती। फूलन देवी जी सपा में थी, 2 बार सांसद रहीं, मुलायम सिंह यादव जी ने उनको छुड़ाने का काम किया, लेकिन उन्हीं की पार्टी के एक नेता थे जो उनकी हत्या करा दिए। जमुना निषाद जी थे, कई बार चुनाव लड़े, 18 बार चुनाव लड़े, कभी नहीं जीते, लेकिन बसपा में गए और वो चुनाव जीते और मंत्री भी बने। और जैसे ही मंत्री बने, एक बेटी की इज्जत को बचाने के लिए महाराजगंज गए, उनकी हत्या करा दी गई। वहाँ पर उनको मुकदमा दर्ज किया गया, रोड में उनका एक्सीडेंट करा दिया गया। ऐसे तमाम हमारे लीडर्स थे और उनसे हम लोगों ने प्रेरणा लेकर आगे बढ़े कि अगर हम मजबूत रहेंगे। और उन्होंने एक और गलती की थी कि अपने परिवार में लीडरशिप डेवलप नहीं किया। जमुना निषाद जी के परिवार में लीडरशिप नहीं डेवलप हुआ, उनको डर नहीं था, इसलिए उनकी हत्या कर दी। परिवार आज भी वैसे ही चल रहा है। फूलन देवी जी के परिवार में कोई लीडरशिप नहीं थी, धनीराम, महेंद्र सिंह राजपूत, ऐसे तमाम नेता हैं। महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के साथ 13 जनवरी 2013 को हम लोग 23 साथियों के साथ किले पर संकल्प लिए थे। मात्र 23 लोग थे उस दिन कि जो निषाद राज जी के किले पर संकल्प लिए और उस संकल्प को आज तक निभा रहे हैं। और उस संकल्प के लिए हम लोग अपने जान की बाजी भी लगाने का काम करते हैं। 2018 का उपचुनाव कैसा रहा होगा आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी के सामने चुनाव लड़ना और उसके बाद जीत जाना एक मिरेकल था। और पूरे देश में हम लोग की आवाज़ बनी, निषाद पार्टी और निषाद समाज क्या है सबके जहन तक पहुंचा कि इस देश में निषाद भी कोई जाति है जो वास करती है। सबके लोगों को लगा, अन्य पार्टियों को भी लगा भाई निषाद समाज अब ताकत में है। तो महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी स्वयं तो संघर्ष किए, अपने परिवार को, अपने समाज को भी संघर्ष करने का रास्ता दिखाएं कि देखो मैं तो काम कर रहा हूँ, अगर तुम लोग नहीं काम करोगे तो ऐसे ही मिट जाओगे। समाज को भी बोलते हैं कि आपको भी घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, महिलाओं को भी बोलते हैं, बच्चों को भी बोलते हैं, युवा साथियों को भी बोलते हैं कि आपको तो संघर्ष करना ही पड़ेगा, तब जाकर हम सुरक्षित रहेंगे और संरक्षित रहेंगे। बाकी ये जो सरकार की लड़ाई है, हमें आरक्षण मिलना चाहिए तो चलता रहेगा। और निश्चित तौर पर अगर जिस समाज ने के लोगों ने अपने हिस्से के लिए लड़ा वो उनको मिला, तो निषाद समाज भी आज अपने हिस्से के लिए लड़ रहा है और महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के मार्गदर्शन में उनको भी हिस्सा मिलेगा। और हमारे युवा साथियों का, महिलाओं का और पिता तुल्य बुजुर्गों का हम लोग उनका सपना साकार करके रहेंगे। बहुत उम्दा। देखिए, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि इस पॉडकास्ट से हम एक नया पर्सपेक्टिव लेके आएंगे एक राजनीतिक की जिंदगी का, और वैसे ही हमने डिलीवर किया। हमने जाना प्रवीण जी से, सांसद जी से, कि उनकी दिनचर्या कैसी होती है, क्या आज भी वो अपने माता जी से डरते हैं, अपना रहन सहन, खाना पीना, आज भी वो प्यार अपने साथ लेके जाते हैं। देखिए, बड़ा आसान होता है किसी पे उंगली उठाना, बहुत आसान होता है ये बोलना कि यार इनको फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, ये तो राजयोग भोग रहे हैं। लेकिन हम लोग वो नहीं देखते उस राजयोग भोगने से पहले जो उन्होंने ग्राउंड वर्क किया है, एरिया घिसी है, धूप में तपे हैं, बारिश में भीगे हैं, बुखार में काम किया है। ये हम इस चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं। बहुत ज़रूरी है एक इंसान के बारे में शुरू से लेके आखिर तक जानना। सिर्फ टॉप देखने से आपको एंडिंग का पता नहीं लगता। तो मैं आपसे आग्रह है, आप किसी के बारे में कोई भी ओपिनियन बनाएं,
आप उसके बारे में थॉरो रिसर्च करें, उसकी ज़िंदगी के बारे में पूरा जानें, निषाद पार्टी के बारे में पूरा जानें, रिसर्च करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम सांसद जी से बिल्कुल पूछेंगे वो क्वेश्चन और आपको आंसर बिल्कुल देंगे। धन्यवाद सांसद जी। धन्यवाद।